नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक क्यूआर कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अखिलेश यादव की चिट्ठी जो अभी हम दिखा रहे थे, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चिट्ठी में पूरे महाराष्ट्र की बात की है, विकास की बात से लेकर के, और उद्योग धंधों का गुजरात की तरफ जो शिफ्टिंग की बात इन्होंने की है वो कितनी अहम है चुनाव के लिहाज से। क्योंकि वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कमजोर करने के साथ आर्थिक नेतृत्व की लगाम छीन करके किसी और को देने का आरोप वो लगा रहे हैं। क्या जो मुद्दा लोकसभा चुनाव में उठा था, ऑलमोस्ट वही मुद्दा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में कितनी इंडस्ट्री चली गई, सूरत या अहमदाबाद या और गुजरात के दूसरे शहर, इसका रिकॉर्ड तो नहीं है लोगों के पास, आम लोगों के पास। लेकिन जो यहाँ के नेता हैं उनके पास होगा, उस पर बात करते दिखाई नहीं पड़ते हैं। गोल मटोल तो बोलते हैं कि यहाँ से इंडस्ट्री उधर शिफ्ट हो रही है। बीजेपी वाले से पूछिए तो बोलते हैं जब आप जगह नहीं दी, आपने काम नहीं किया, तो उद्धव ठाकरे की गलती है और इसलिए उधर शिफ्ट हो गया। लेकिन ये बात सही है कि गुजरात शिफ्ट की जा रही है, की गई है। और जो आपने रखा है, जो अखिलेश यादव ने जो कहा है, वो एक समझदारी वाली बात कही है उन्होंने। अब वो जो कह रहे हैं वो कितना राजनीति है, कितना हकीकत है, इस पे कमेंट करना आसान नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि एक लगातार यहाँ चलाया जा रहा था महाराष्ट्र में कि समाजवादी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन में टूट की तरफ है ना, समाजवादी पार्टी टूटेगी। तो अखिलेश ने जो ये लिखा है और जो उसका अब तक जो उनका रहा है, उसमें ये है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती है और इंडिया गठबंधन ही विकल्प है बीजेपी का। ये भी सब लोगों को समझ में आया, लोकसभा चुनाव में भी समझ में आया, विधानसभा में भी समझ में आया। हरियाणा में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और हरियाणा में जो हुआ उसका सबक जो है मुझे लगता है सबने लिया है। कांग्रेस ने भी लिया है, आम आदमी पार्टी ने भी लिया है, समाजवादी पार्टी ने भी लिया है। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे, और एक जगह खड़े करने की बात थी मलाबार हिल, वो भी उसने मना कर दिया, तो वो भी नहीं चल रहा। अखिलेश यादव की पार्टी जी, हालांकि अबू आसिम आदमी है, वो लगातार नाराज चल रहे हैं कि हम तो, हमसे बात नहीं की, हमको कितनी सीटें दी गई है कुछ पता नहीं है। लेकिन ये लगभग चीजें तय हो गई हैं और नामांकन भरने की आखिरी तिथि से पहले सब हो जाएगा। अब जो है एक और बात आती है कि यहाँ पे क्या इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ रहा है, तो अभी तक तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ रहा है और सबके नजर में एक है कि कैसे बीजेपी शासित सरकार को हटाया जाए। उसकी महाराष्ट्र का नुकसान दो तीन तरीके से हो रहा है। एक तो मैं बोलूं ब्रॉड इसमें बोलूं तो बीजेपी के ये जो दौर है बीजेपी का, उसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि हिंदू धर्म का नुकसान हुआ है। अभी यहाँ भी नारा लॉन्च हो गया है, बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश से यहाँ नारा उछल के आ गया, तो बटेंगे तो कटेंगे। कौन बटेगा और कौन कटेगा? हिंदू धर्म पहले ढेर सारी जातियों में बटा हुआ है। यहाँ का तो छोड़ दीजिए हिंदू, यहाँ मुसलमान भी बटा हुआ है। बाकी दुनिया में भी शिया सुन्नी और क्या क्या वहाबी और फलाना ठिकाना बटा हुआ है। लेकिन यहाँ तो और जातियों के भी पेच हैं, वो भी बटा हुआ है। सिख धर्म में कहा जाता है कि उसमें सब एक जाति के हैं, लेकिन उसमें भी बटे हुए लोग हैं। ईसाई भी यहाँ बटे हुए हैं, यहाँ कौन बटा हुआ नहीं? अब ये बटा हुआ क्यों है, किसने बांटा? तो आप उसकी गहराई में जाइएगा तो पता चलेगा कि बांटने वाले यही लोग हैं जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। जिससे पॉकेटमार बोलता है ना, पॉकेटमारों से सावधान। और सब आदमी अपना अपना जेब संभालता है और उसी समय पॉकेटमार ताड़ लेता है कि किसकी जेब में कितना माल हो सकता है। और फिर जब अगले स्टेशन पर उतर रहा होता है तो उसकी जेब तो होती है लेकिन जेल में माल नहीं होता है, और समझ में आता है कि अरे जेब तो कट गई। तो वैसे ही चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। ये इतना घिनौना नारा है
कि ये बेसिकली बांटने के लिए ही कर रहा है। इन्होंने ही पहले भी बांटा, ये आज भी बांटना चाह रहा है और कह रहे हैं कि देखो हिंदू एक होकर के रखो। हमने कल अपने प्रोग्राम में कहा कि हिंदू एक रखने का एकमात्र तरीका है कि जातियां खत्म कर दीजिए। सबको ब्राह्मण बनने का शौक है, जो दलित है वो भी ब्राह्मण बनना चाहते हैं, जो ब्राह्मण है वो तो ब्राह्मण है भी, उसमें भी कहते हैं कि ब्राह्मण में भी कई तरीके के ब्राह्मण है, ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण, नीचे दर्जे के ब्राह्मण, ब्राह्मण ये ब्राह्मण उस ब्राह्मण में शादी नहीं करते हैं, ये ब्राह्मण, बाकी त्रिपाठी जी, राजाराम भाई ज्यादा बढ़िया सर बोलेंगे, लेकिन वो उसमें है, उसमें भी ढेर सारी जातियां, उपजातियां हैं, ब्राह्मणों में भी सब एक दूसरे से शादी नहीं करते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आज सरकार ये तय करे और ये संविधान में व्यवस्था कर दे कि अब भारत में कोई जाति नहीं, कर दो, सब हिंदू है, मुसलमान भी नहीं रहा, ये भी हटा दो, मुसलमान भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, कोई नहीं है, खाली हिंदू है, ऐसा ही कर दो, खत्म करो काम। कर सकते हो तो कर दो, संविधान तो आप बदल सकते हो, परिवर्तन करो, लगाओ जोर, सब तो हिंदू ही है। लेकिन हिंदू के नाम पे जब आप राजनीति करते हो और सत्ता की राजनीति करते हो, सत्ता की राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉर्पोरेट हो जाता है और आपके बच्चे, आपकी कुर्सी कैसे बनी रहे। सत्ता की राजनीति में आम हिंदू नहीं है। ये जो महंगाई कमर तोड़ बढ़ रही है, अभी देखिए मैं देख रहा था न्यूज, उसमें क्या है कि महंगाई कितनी बड़ी है, तो बता रहा है कि जो महंगाई सितंबर के महीने में सब्जियों की महंगाई 35.99% पहुंच गई, जबकि अगस्त में 10.71% थी, मतलब 3 गुना महंगाई प्रतिशत बढ़ गई उसकी महंगाई दर। ऐसे ही और तमाम चीजों में, तो महंगाई पे तो चर्चा नहीं कर रहे, बेरोजगारी पे भी चर्चा नहीं कर रहे, स्कूलों में कैसे बेहतर व्यवस्था शिक्षा मिले इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अस्पताल पे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जब अस्पताल पे बात करेंगे तो क्या मुसलमानों को लाभ हो जाएगा? शिक्षा पे बात करेंगे तो क्या मुसलमानों को लाभ होगा? महंगाई कम होगी तो क्या मुसलमानों को लाभ होगा? जीवन स्तर सुधर जाएगा, इस देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा तो क्या मुसलमानों को लाभ होगा? ये किसको बरगलाते हैं, कब तक बरगलाएंगे? हिंदुओं को क्या खतरा है? जब मुगल काल था तब तो हिंदुओं को खतरा नहीं रहा। अब कहानियां पढ़ी जाती है, तो औरंगजेब जो है कहता था कि जितना जनेऊ है, जनेऊ से अपने आप को तौलता था, कितने ब्राह्मण मारे। अरे भाई, इतने ब्राह्मण मारे जाते तो फिर देश की आबादी 80% रहती हिंदुओं की। अब आप कहो कि हिंदू ब्राह्मणों की आबादी 80% थी, ऐसा कह दोगे क्या? तो ये झूठलाने का काम करते हैं। और महाराष्ट्र में आम आदमी जो है, मुझे लगता है इस बात को समझ गया, क्योंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश नहीं है। महाराष्ट्र में वहां योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, चल गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आसान नहीं। हालांकि संघ जो है उन्हीं को दाव पे लगाया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि मैं और देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को नहीं लगाया है दाव पर। इस बार नरेंद्र मोदी को आगे नहीं किया, इस बार जो है अमित शाह को भी आगे नहीं किया। हालांकि प्रचार की कमान अमित शाह के पास है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नारे को इंडोर्स करने का मतलब है कि आरएसएस कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ हमारा भविष्य का नेता है। अब सवाल है कि योगी आदित्यनाथ की योग्यता क्या है? इतने सालों में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या किया है? बुलडोजर न्याय, इनकाउंटर न्याय और गालियां, उनकी 3 उपलब्धि। गाली वो देते हैं, बुलडोजर न्याय वो करते हैं जिससे संविधान ध्वस्त होता है, इनकाउंटर न्याय वो करते हैं जिससे संविधान ध्वस्त होता है, जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त होती है, न्यायपालिका ध्वस्त होती है। ये सारे काम जो है गुंडों के, या ये सारे काम जो है अराजक नेता जो होता है, जिसको तानाशाह कहते हैं, उसका होता है। क्या योगी आदित्यनाथ तानाशाह है? और क्या योगी आदित्यनाथ गुंडा है? योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री है, उनको संविधान ने मुख्यमंत्री बनाया है, लोगों ने वोट किया है उनको, तो वो मुख्यमंत्री की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा है? वो एक गुंडा की तरह या एक तानाशाह की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? और वो जो बिहेवियर है क्या महाराष्ट्र में स्वीकार होगा? मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ आकर के महाराष्ट्र में नुकसान करेंगे बीजेपी का। और जो आरएसएस सर्वे किया है उसमें कह रहा है कि 90 से 95 सीटें हमारी आएंगी बीजेपी की। मुझे लगता है कहीं 65 और 50 के पास न चले जाए योगी आदित्यनाथ के आने के बाद। हम इस पर आगे समीक्षा करेंगे कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने रैली की वहां वहां बीजेपी का क्या हासिल हुआ। अभी तो उनको चिंता है कि पहले उत्तर प्रदेश बचाएं, 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है,
9 के 9 जीत लेते हैं कि कितने जीतते हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो आरएसएस है, जो ये बीजेपी है, आरएसएस और बीजेपी दोनों अभी भी कारपोरेट के कब्जे में, और कारपोरेट जो चाहता है वही होता है। ये वहां गुजरात ऐसे ही नहीं चला जा रहा है, उसमें इनकी सहमति है गुजरात। लेकिन यहाँ के मराठी भी इस बात को समझ रहे हैं, और अगर मराठियों को ये बात समझ में आ गई तो फिर कोई काम नहीं आने वाला, न योगी काम आएंगे न भागवत काम आने वाले। जी नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।